स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल चैनल में। सुबरी बड़ी आज के करंट अफेयर में, एडिटोरियल डिस्कशंस में और एमसीक्यू में आपका बेहद स्वागत है। मेरे वीडियो को देखने से पहले आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी आपको कंटेंट इम्पॉर्टेंट लगते हैं, डेट इम्पॉर्टेंट लगते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि देखो, ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है कि आप बस इसको स्क्रॉल करते रहे, देखते रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज आप अपना ये बेहतरीन टाइम नहीं बचाते हो ना, तो कल समय फिर आपके लिए कोई अपना समय भी नहीं दे पाएगा, चाहे वो घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, या खुद भी आप अपने आप को अपने लिए समय कल नहीं दे पाओगे। प्लीज़, आपके पास एक एक मिनट आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी करंट अफेयर की वीडियो या जो भी स्टडी का मटेरियल आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उसको एक छोटे से कॉपी में शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट करिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस में वही नोट्स आपके की पॉइंट के लिए काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा जो क्वेश्चंस है, जस्ट वेट, पहला जो क्वेश्चंस है, किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? अगर आप ये चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 का स्पेसिफिक वीडियो बना करके एडिटोरियल डिस्कशंस में मैंने इस वीडियो को कवर कराया है, एडिटोरियल को कवर कराया है। आज उसको एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आए हैं। जो लोग वीडियो को फॉलो करते हैं, डेली का डेली देखते हैं, उनको तो पता होगा आंसर। जो लोग नहीं देखते हैं उसको मैं आज बता रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है, विश्व आर्थिक मंच इसको कहते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जस्ट वेट, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वह हुई थी 1971 में, ठीक है। प्लीज़, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट्स बनाया करिए। अब यहाँ पे तकरीबन इस वीक में तीसरी से चौथी बार हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को डेली देख भी रहे होंगे ना, तब भी आपको रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और क्या काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो देखिए, वैश्विक, क्षेत्रीय, औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अग्रणी नेतृत्व का ये साझा मंच उपलब्ध कराता है। तो इसको प्लीज़ आप नोट कर लेना कि यह राजनीतिक, राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक और शैक्षणिक के क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व का यह भूमिका निभाता है और मंच उपलब्ध करवाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ है। हेडक्वार्टर हमने देख लिया कि स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आई होप सो कि इसमें अब कुछ नहीं बचा ऐसा जो कि हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत जानना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें नंबर पे है। तो याद रखना कि जो इंडिया है, इंडिया का जो स्थान है, इंडिया का जो नंबर है, इंडिया 127 रैंक पाया है आउट ऑफ 146 में, ठीक है। और अगर हम लिंगानुपात की बात करें, जेंडर गैप की बात करें, तो 64% सुधार किया है भारत ने, किसमें? जेंडर गैप में। अगर हम बात करें कि महिलाओं के आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक समानता में, तो अभी भारत आर्थिक समानता में, आर्थिक समृद्धि में जेंडर गैप में पीछे है। लेकिन प्रॉपर अगर जेंडर गैप की बात करें तो इसमें 64% का सुधार इसने किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खबरों में रहा गोवा डिक्लेरेशंस किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, सो राइट आंसर है पर्यटन। ओके, गोवा के बारे में और क्या जान सकते हैं, गोवा का हमारे लिए क्या उपयोगिता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है सॉरी। सो देखिए, अभी अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने गोवा से रिलेटेड कंटेंट को भी कराया था। अभी कुछ समय पहले गोवा फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सो गोवा फॉर्मेशन डे 30 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, सो इसलिए गोवा फॉर्मेशन डे 30 मई को मनाया जाता था। ठीक है, सो आप इसको राज्य दिवस भी मान सकते हैं, इसी को फॉर्मेशन डे भी कहते हैं। ठीक है ना। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। तो लगभग 450 साल के गुलामी से भारतीय शासन, भारतीय सशस्त्र बल ने आज़ाद कराया था गोवा को। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। ये भी याद रखना, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप शॉर्ट नोट्स को लेकर बैठा करो, तभी आप मेरे वीडियो को देखा करो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कंटेंट को एक एक एंगल को कराता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि मैं आया, वीडियो कवर कराया, व्यू आए और मैं चला गया, मेरा काम बन गया। देखो, व्यू जाए चाहे न जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो कोई देखे चाहे न देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने ही वीडियो को जब मैं आज से 5 साल बाद देखूं तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपने साथ और अपने व्यूवर के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है। सो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। और इस चैनल पर जो भी काम किया जा रहा है बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव काम किए जाएंगे। आने वाले समय में जो भी फैकल्टी जुड़ने वाले हैं बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव पे ही काम किया जाएगा। कोई पेड चार्जेस, कोई पेड कोर्सेस नहीं लॉन्च की जाएगी इस चैनल से। ठीक है, सो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। ओके, तो आई होप कि इसके बारे में आपने सब कुछ भली भांति जान लिया। और भारत में जो गोवा है उस पे सबसे ज़्यादा अधिकार काल किसका रहा है, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, बना भी है। तो पुर्तगालियों का सबसे ज़्यादा इस पे अधिकार रहा है, इस पे सबका हवादाबी रहा है। इस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, डेनिश भी आए, फ्रेंच भी आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल इस पे बिताया गया वो पुर्तगालियों के द्वारा ही बिताया गया। लास्ट में 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करा लिया गया। किनके द्वारा? सो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा इसको आज़ाद करा लिया गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो G20 पर्यटन मंत्री परिषद बैठक में गोवा घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया है। यह चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक की सफलता का प्रतीक है। G20 देशों और अतिथि देशों के 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने गोवा में G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। तो याद रखना कि गोवा डिक्लेरेशन जो है वह पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे G20 आ रहा है, थोड़ा सा G20 के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अबाउट G20। ठीक है, देखिए इसको भी आप नोट करना, आई होप कि पता होगा आपको, तो नोट करना। देखिए जो G20 है ना, ये फॉर्म्ड हुआ था 26 सितंबर 1999। ठीक है,
और इसके फाउंडर के रूप में कौन है? तो इसका फाउंडर जो है, फाउंडर हैं ग्रुप 7। ठीक है, क्लियर। अब अगर बात करें ग्रुप 7 का स्थापना कब हुआ, तो 1975 में, 75 में ग्रुप 7 का स्थापना हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अभी हम बात करें कि G20 के चेयरमैन कौन है। चेयरमैन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इसके पीएम ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल का टाइमिंग क्या है, ये कब तक रहेंगे? ओके, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, और ये जो भारत को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है, सो बाली समेशन जो समिट हुआ है 16 नवंबर 2022 को बाली में, सो वहाँ पर भारत को यह कार्यभार दिया गया है। ठीक है, जो G20 है ना, उसमें देखिए टोटल प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं की सदस्यता है, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। ठीक है, 19 देश हैं प्लस एक यूरोपीय संघ है। ठीक है, टोटल 20 यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, और यह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का यह संगठन है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, संगठन पूछ सकता है, तो यह केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री का संगठन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3rd नंबर है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अबाधा योजना लागू किया है? ठीक है, राइट आंसर है उड़ीसा। ये भी मैंने एडिटोरियल के फॉर्म में करा लिया है, आज इसको MCQ में भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो अबाधा यह योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा उड़ीसा के बारे में बात करें कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो गणेशी लाल हैं। गणेशी लाल हैं। ठीक है, CM कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के CM हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट ने अबाधा योजना के लिए 4,224.22 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट की मंजूरी दी है, जो कि अबाधा का मतलब ऑगमेंटेशंस बेसिक एमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर है। यह योजना का उद्देश्य पुरी को एक विश्व स्तरीय विरासत स्थल और विरासत शहर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आप समझ गए कि जो पुरी है, ठीक है, सब आपको पता भी होगा कि पुरी में जगन्नाथपुरी कितना विश्वविख्यात टेम्पल है। तो जो अबाधा योजना है, पुरी को एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अबाधा योजना शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सरकार गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है। सभी 26 गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र को मान्यता प्राप्त अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में बदल देगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी जॉब की। ठीक है, इससे ये भी एक डायमेंशंस को देखा जा रहा है। अब यहाँ पे दिल्ली है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है भारत की दिल्ली। इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो 12 दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था ना, ठीक है, दिल्ली दरबार का जो टाइमिंग था 12 दिसंबर 1911, इस दिन को जॉर्ज पंचम द्वारा, ठीक है,
जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को राजधानी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ठीक है। और 1991 में, दूसरा यहाँ पे कंटेंट क्या है कि 1991 में दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में मान्यता मिला। ठीक है, क्लियर। और 1911 के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। ठीक है, क्लियर। और कोलकाता से दिल्ली लाने का जो राजधानी का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो आपको पता होगा, अगर आप मॉडर्न इंडिया से अभी आप स्टडी कर रहे हैं या मे बी अगर जुड़े हैं, तो जो बंगाल का विभाजन था ना, बंगाल के विभाजन से जुड़ा हुआ मामला था कि जब बंगाल विभाजन दोबारा रद्द किया गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह डिसाइड किया कि अब जो राजधानी है वह शिफ्ट की जाएगी। और कहाँ शिफ्ट की जाएगी? तो कोलकाता से वो दिल्ली शिफ्ट करने के लिए बात किए थे और दिल्ली दरबार में बातें डिसाइड की गई। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से जुड़ा जो भी एंगल था, एक एक पॉइंट को हमने बात किया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है, नाइल, ठीक है, एल नॉट एन। पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सो ये देखिए, आप सिंबल देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ नाइल है, ठीक है, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी, यहाँ पे याद रखना नाम, अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है। ठीक है, तो आते हैं अब मुद्दे पे। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र यात्रा पर देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन करिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है कि स्थापना 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल द्वारा किया गया था। इसको भी आप नोट डाउन करिए। 1953 में राजशाही समाप्त होने के बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राज सम्मान बन गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल में शुद्ध सोने से बनी 3 इकाइयाँ शामिल हैं। ये इकाइयाँ फिरोज़ा माणिक से सजे एक गोलाकार सोने के फूल से जुड़े हुए हैं। पहली इकाई बुराइयों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। और तीसरी इकाई धन और सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सो प्लीज़ ये लाइन प्लीज़ आप याद रखना। आप अगर किसी को भी ये कंटेंट बताओगे ना तो आपको समझेगा कि आपके कंटेंट में बिल्कुल वेट है और बिल्कुल लॉजिकल आपने स्टडी किया है, चाहे जहाँ से भी किया है। ठीक है ना, सो प्लीज़ इसको आप याद रखना। और देखिए क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है क्योंकि ये जो इकाइयाँ हैं ना, इनकी एक मतलब है, इनका एक अर्थ है, इसलिए आप इसको भी याद रखना। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपनी यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। यह उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान का प्राप्तकर्ता बनाता है और उनका 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये भी याद रखना कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया का यह 13वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी और अपने देश और वैश्विक मंच पर किए गए बहुमूल्य योगदान और सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल को जॉर्डन के राजा हुसैन, अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और रानी एलिजाबेथ द्वितीय सहित विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। प्राप्तकर्ताओं की सूची व्यापक है और इसमें विभिन्न देशों के नेता शामिल हैं जो सभी मिस्र या मानवता के लिए अपने योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। देखिए भारत और इजिप्ट का जो रिलेशंस है क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जो इजिप्ट है ना, वहाँ से कपास, उर्वरक, तेल के उत्पाद, जैविक
जैविक तत्व, गैर गैर कार्बनिक रसायन, चमड़ा, लौह शामिल हैं जो कि भारत आता है। ठीक है, और भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत से सूती धागा, तिल, काफ़ी, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है इजिप्ट के लिए, और इजिप्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के लिए। ओके, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इजिप्ट और भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रिलेशंस है वो काफ़ी लॉजिकल है, तार्किक है, और हमारे इकोनॉमी, हमारे जीडीपी के लिए भी काफ़ी तार्किक है, इसलिए ये ज़्यादा मैटर करता है। और ये जो सम्मान दिया गया है इसका भी आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, ठीक है, एमएसएमई दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना ये 27 जून, ठीक है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में इस दिन को एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एमएसएमई सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भारत में एमएसएमई मंत्रालय ने कोविड-19 के संकट के दौरान उद्योगों को जीवित रहने में मदद करने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। और देखिए, अगर हम इसके बात करें कि भारत में उसकी उपयोगिता की ना, तो भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, जो भारत का जीडीपी है ना, भारत के जीडीपी में एमएसएमई 30% का योगदान करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में 40% का, 45% का योगदान करता है, और इंपोर्ट में 40% का योगदान करता है। अगर एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 113 मिलियन को रोजगार देता है डायरेक्ट। ठीक है, 113 मिलियन को रोजगार देता है एमएसएमई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से 113 मिलियंस पीपल को भारत में एमएसएमई रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दे रहा है, इसलिए एमएसएमई का उपयोगिता है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के तहत संचालित केवीआईसी के निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। क्या क्या? प्रवासियों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई का स्थापना, कारीगर कल्याण कोष ट्रस्ट के माध्यम से पंजीकरण कारीगरों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कारीगरों और खादी संस्थानों को बाजार विकास सहायता के माध्यम से फंड जारी करना। ठीक है, एमएसएमई सतत विकास लक्ष्य कैसे योगदान करता है, सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारे जो टारगेट हैं उसमें कैसे उपयोगी है। जो सतत विकास लक्ष्य 8.3 और 9.3 को लागू करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महत्वपूर्ण हैं। वे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 8 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 9 को लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो एसडीजी है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास पर केंद्रित है, और जो एसडीजी 9 है वह उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में विकास पर भी केंद्रित है। एक बात याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट एमएसएमई से न पूछकर ये पूछ ले कि जो एसडीजी 8 है वह किस पर, क्या टैगलाइन के साथ है, और एसडीजी 9 क्या है। तो देखिए, एसडीजी जो 8 है ना वह सभ्य कार्य और आर्थिक विकास पर केंद्रित है, और जो एसडीजी 9 है ना वह उद्योग और नवाचार और बुनियादी ढांचे में विकास पर केंद्रित है। ठीक है, सो एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी था, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, प्लीज़ आप बताना। मैं पूरा का पूरा कोशिश किया हूँ कि जो भी टॉपिक आवे डेली ना, उसमें से एक एक मैटर को बिल्कुल निचोड़ के आपके सामने रखा जाए, ताकि चीज़ें आपके सामने एनालिटिकल फॉर्म में दिखें, और उसके शॉर्ट्स फॉर्म को जब आप पढ़ो ना, अपने बनाए नोट्स को पढ़ो ना, तो आपको लगे कि बिल्कुल एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो रही है, एडिटोरियल की, एमसीक्यू की
और जो भी वन लाइनर करंट अफेयर होते हैं उसके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज़ नोट्स बनाइए, प्लीज़ नोट्स बनाइए। बाकी हमारा कोई और इनिशिएटिव नहीं है, जितना हो सके आप नोट्स को अपने पढ़िए, नोट्स बनाइए और नोट्स को पढ़िए। यहाँ पे एक एक लाइन को हम आपके लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।